हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। जो ये पार्ट में हमारा मैटर, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर से रिलेटेड था और इसको हम क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप ये पार्ट देख रहे हो तो फर्स्ट पार्ट पहले आप जाके देख लो। तो क्विक रिवीजन में हम लोग चलिए आगे के देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे इस पे, और यहाँ पास हम लोग देखे थे पदार्थ, मैटर का डिवीज़न कैसे कैसे था। तो अगर इसमें हम आप देखोगे तो हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे, फिजिकल टाइप पर हम बात किए थे हम लोग। तो सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था। और ये डिवीज़न जो था ये केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर था। केमिकल मतलब रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मेनली ये था, ये दोनों डिवीज़न, जिसको हम लोग प्योर पढ़े थे, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर में क्या आ गया, आपका मिश्रण आ गया। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे थे। इसमें एक तत्व हो गया, एक यौगिक हो गया। यहाँ मिक्सचर की बात करेंगे तो इसमें दो टाइप आएंगे, एगो होमोलोगस, एगो हेट्रोजीनियस है। तो इसमें होमोलोगस में समान संगठन वाला हम लोग कर चुके थे, और इसमें असमान संगठन वाला यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम लोग मेनली मिश्रण के बारे में ही पढ़ना था, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट से रिलेटेड कुछ हम लोग और देख लेते हैं इसमें, इस टॉपिक में और क्या क्या दे रखा था। तो यहाँ पास तत्व से रिलेटेड कुछ दे रखा है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखना था। देखो, सबसे पहले एक रॉबर्ट बॉयल था वैज्ञानिक, जिसने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो ये चीज़ आप याद रखना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि तत्व शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया, तो रॉबर्ट बॉयल, ऐसे करके आपको याद रखना। एक लेवोजियर वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व का सबसे पहले डिफिनेशन दिया। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद इनके अनुसार तत्व का अगर एलिमेंट का डिफिनेशन करें, तत्व वह पदार्थ का वह मूल रूप है जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में इसको विभक्त नहीं किया जा सकता। मतलब एक स्मॉलेस्ट बात करें, एटम की बात करें, तो यही हो गया स्मॉलेस्ट। अब इसको डिवीजन नहीं किया जा सकता। ये तत्व को साधारणतः टाइप से 3 डिवीजन आपको बताए थे, धातु, अधातु और उपधातु। इसका अगर बात करें तो हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं। इसके बाद बात करें तो आप देख सकते हो, इसको में हम लोग देखेंगे, इसको में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, है ना। तो अगर यहाँ बात करोगे तो देखो, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, जिग जैक लाइन बोला जाता है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको। ये हो गया आपका उपधातु। उपधातु आपको ऐसे ही याद रखना है। और इधर साइड वाला जितने सारे आपको हैं, ये सब हो गया धातु। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको हम बताएं ले। इसके बाद ये बात करेंगे तो अधातु, ठीक है। बाकी इसमें धातु का भी प्रॉपर्टी कुछ देखेंगे, कुछ अधातु के देखेंगे और उपधातु को। उपधातु में आप याद रखना, बोरॉन, सिलिकर, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ये कम से कम 5-6 आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। आवर्त की संख्या पूछेगा तो 7 हो जाएगा, वर्ग पूछेगा तो 18 हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना। इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ब्लॉक में बात करें तो ये एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक डी ब्लॉक इसको बोलते हैं। और ये पी ब्लॉक हो गया 13 से लेकर 18 तक। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, तो 13 से लेकर 18 तक। 13 को अब कहोगे तो 3, इसका नाम करोगे तो 1A 2A, इसको बोलेंगे 3A 4A 5A, ऐसे करके 2 उप वर्ग में आपका डिवीजन किया हुआ है। एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक ये वाला पूरा आपको आ जाएगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आपको बताए थे लेंथेनाइट 57 से 51। याद कैसे रहेगा, देखो 57 है, फिर 7 से स्टार्टिंग है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, है ना। तो आपको ये चीज़ है। एक्टेनाइट की बात करें तो हो जाएगा कितना, 89 से 13। आप इसका ये याद रखोगे, ग्रुप 3 में है लेंथेनाइट, एक्टेनाइट, आपसे पूछ सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। चलिए आते हैं हम लोग अपने। तो इसमें जो है निम्नलिखित धातु अधातु के कुछ
प्रॉपर्टी दे रखा है वही चीज़ हम लोग इसमें करने वाले हैं क्विकली। अब देखो धातु क्या होते हैं। अब बात करेंगे तो धातु चमकीली होती है, जैसे चांदी सफ़ेद है, सोना की तरफ पीला है। ये टेम्परेचर और विद्युत का सुचालक होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये पूछेगा। ये तन्य होती है, इसको तार को रूप में खींचा जा सकता है। ये तन्य होती है मतलब ये है, तो आप इसको बहुत लंबा करके खींच सकते हो। कहा जाता है कि तकरीबन 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तार के रूप में हम खींच सकते हैं। ऐसे करके कुछ है एग्जाम्पल। तो ऐसे सबसे ज़्यादा आपको अगर पूछेगा कि तन्य कौन है तो आपको सोना मारना है, उसके बाद चांदी। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। उसके बाद हम बात करें तो ये आघातवर्ध होते हैं। इनको पीटकर महीन चादर में ढाला जा सकता है, मतलब इसको चादर के रूप में इस फॉर्म में आपको पीट कर बनाया जा सकता है। यही चीज़ मेंशन है। इसके बाद ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, मतलब साउंड करेगा आप इसको पीटोगे तो। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम और पोटेशियम इत्यादि धातु का उदाहरण है। पारा एक धातु होते हुए भी क्या है, द्रव अवस्था में। और देखो ये धातु है, एक ब्रोमीन आप याद कर लेना, धातु है जो द्रव अवस्था में। धातु मिनरली जितने भी हैं वो सॉलिड अवस्था में ही मेनली माना जाता है, और जो अधातु हैं वो सॉलिड में भी है और गैसियस अवस्था में है। लिक्विड अवस्था में बात करेंगे तो ये दो ही है, एक मेटल में पारा और ब्रोमीन नॉन मेटल में। अधातु के बाद अब देखो ये पारा है, कमरे के ताप पर ये लिक्विड अवस्था में होता है। अधातु के बात करें तो निम्न गुण हो, ये विभिन्न रंगों के प्रदर्शित करती है। ताप और विद्युत के कुचालक है, मेन डिफरेंस यही आपको याद रखने थे कुचालक। ये चमकीली प्रतिध्वनिपूर्ण आघातवर्ध नहीं होते हैं, धातु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब आपको ब्रोमीन, क्लोरीन आपको बताए थे। इसके बाद बात करेंगे, इसको मैं क्या मेंशन कर रखा है तो उपधातु को आपको बता दिए हैं कि धातु और अधातु के जो बीच का जो गुण होगा, जो प्रॉपर्टी होगा, वो आपका क्या हो जाएगा अधातु में, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है। आगे में हम देखते हैं तो और क्या इसमें मेंशन है। तो इसमें और है कि अभी तक ज्ञात तत्वों में 100 से अधिक हो चुके हैं। तकरीबन 92 है जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलते हैं। उसके बाद कृत्रिम के बात करें तो 26 हो जाएगा, 26। टोटल बात करोगे तो 118 को आपको हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ भी आई है, 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे ताप पर गैस में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। टोटल गैस फॉर्म में कितने हैं, 11 है, ठीक है, ये याद रखना है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे ताप पर द्रव है। पारा क्या हो गया, मेटल हो गया, और ये हो गया ब्रोमीन नॉन मेटल। गैलियम, सीजियम कमरे ताप पर मतलब 373 केल्विन को कुछ अधिक ताप पर यह द्रव में बदल जाते हैं। मतलब कि आप इसको हथेली पर रखोगे गैलियम और सीजियम को तो ये लिक्विड फॉर्म में आपको आ जाएंगे। मेनली यहाँ से ही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो आपको हम बताने वाले हैं, तत्व से ही क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन क्या बनेंगे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कहेगा कि पृथ्वी में तत्वों का परसेंटेज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है तो आप याद रखिएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा आपको 46.6, पॉइंट में भी आपको याद रखना। देखो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो सिलिकॉन हो जाएगा 27.7 हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम की बात करें तो ये 8% तकरीबन होगा। ये डिफरेंट देता है, कभी 7 कहीं 8, तो आप ध्यान रखना। लोहा की बात करें तो 5%। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको आप ध्यान रखोगे। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे बात करते हैं हम कि जैसे होगा क्या
आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पृथ्वी में तत्वों में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, तत्व के बात करेगा तो आपका आंसर ये जाएगा। उसके बाद कहेगा पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में उपधातु, ये उपधातु है सिलिकॉन, अगर उपधातु कहेगा तो आपका आंसर ये जाएगा, ये वाला आंसर जाएगा। अगर तत्व बात करेगा तो ये आंसर जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप समझिएगा कैसे कैसे पूछता है। फिर अगर बात करेगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी में पाया जाने वाला क्या है धातु, ये हुआ तत्व, ये हो गया उपधातु, और उसके बाद कहेगा धातु, तो धातु क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा आपको ये एल्युमिनियम 8%, और लोहा पूछेगा तो 5%। तो ये तीनों आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम तो मानव शरीर में पूछता है, मानव शरीर में तत्व, मानव शरीर में तत्व का परसेंटेज पूछेगा। मानव शरीर में तत्व का अगर परसेंटेज आपसे पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखोगे। अगर इसमें ऑक्सीजन कहेगा, ऑक्सीजन तो हो जाएगा 65%, इस सब परसेंटेज में था जी आपका, वॉल्यूम वाइज में कह सकते हैं इसको। उसके बाद बात करें तो कार्बन हो जाएगा आपको 18%, हाइड्रोजन हो जाएगा 10%, और नाइट्रोजन हो जाएगा 3%, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कैल्शियम, ये हो जाएगा 2%। ऐसे ही आपको याद रखना है। अब ये याद कैसे रहेगा, देखो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, इसको बार बार आप लिखोगे तो ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। अब यहाँ पास मानव शरीर वाला सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, अगर तत्व पूछेगा तो आंसर जाएगा ये, आपको तत्व पूछेगा। अगर इसमें अगर कह देगा पृथ्वी में पाए जाने वाला में अधातु, तो ऑक्सीजन ही आंसर जाएगा। अगर धातु का अधातु भी कह दे, यहाँ अधातु या तत्व कह दे, अधातु और तत्व कह दे, तो यही ऑक्सीजन ही आंसर आप मारोगे। ठीक है, यहाँ से 4 तरह से पूछेगा, कभी तत्व पूछेगा, कभी अधातु पूछेगा, कभी उपधातु पूछेगा, अब कभी मेटल पूछेगा। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसमें मानव शरीर में कहेगा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो सही है, ये आंसर ऑक्सीजन होगा। अगर पूछेगा मतलब अधातु तब पर भी आंसर आपका ये ऑक्सीजन ही होगा। लेकिन अगर पूछ दिया धातु, मानव शरीर में पाए जाने वाला, तो धातु में आंसर आपका ये हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम धातु है, बाकी ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। तो ऐसे करके क्वेश्चन इसमें याद कैसे रहेगा, तो आप याद रख सकते हो ओसी है ना, काफ़ी है, इसके बाद फास्फोरस आ जाएगा, है ना, फास्फोरस आ जाएगा, तो काफ़ी है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो। कुछ निमोनिक चीज़ बना लो, ओसी है ना, काफ़ी है, तो कैल्शियम और फिर फास्फोरस, ऐसे करके याद रखोगे। 65, 18, 10, 3, 2 याद रखोगे। 65 तो जनरली आपको याद ही होंगे। तो चलिए, हमारा यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं जो हम लोग का मेन आज का टॉपिक है। बाकी इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो फिर यौगिक है, ये हम लोग कर चुके थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग आएंगे बिलियन में। मिक्सचर का ही है, मिक्सचर का ही हम लोग मिक्सचर ऑलरेडी देख चुके थे कि मिक्सचर क्या होता है। अब मिक्सचर को अगर आप देखो, एक क्वेश्चन पूछता है मिक्सचर से संबंधित कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा यौगिक है, तो आप याद रखना, अगर मिक्सचर की बात करेगा, मिक्सचर का अगर मिक्सचर की बात करेगा, अगर मिक्सचर की बात करेगा मिक्सचर का, तो आप ध्यान रखना कि जो भी अगर 4 ऑप्शन आपको दिया है मिक्सचर में, तो याद रखना उसका कोई फार्मूला नहीं होगा, आप ऐसे याद रख सकते हो।
उसका कोई फार्मूला नहीं होगा, फार्मूला नहीं बनेगा। आप अगर कहीं कंफ्यूज कर जाते हो कि कौन मिक्सचर नहीं है कोई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दे दिया रक्त, एक रक्त दे दिया, एक मीथेन दे दिया, एक मीथेन दे दिया, और यहाँ पास अगर कहे कि जल है, जल है, और इसमें से अब आप ऑप्शन आपको छांटने के लिए देगा कौन क्या है। तो देखो रक्त क्या है, रक्त का जनरली आप देखो तो फार्मूला नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। मीथेन, मीथेन का फार्मूला लिख सकते हो CH4। तो ऐसे कर लोगे तो दिमाग में आपको आ जाएगा कि ये क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। और जल है तो जल का भी तो फार्मूला होगा ना, H2O। तो आप ऐसे करके अगर कहीं फंस जाओ तो ऐसे दिमाग में ये लॉजिक याद रखना, आपको आंसर तक ये पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना था। और हम लोग आज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें तो जो दे रखा है वो लोग हम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ और क्वेश्चन बनेंगे, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिलियन होता क्या है। तो सबसे पहले बिलियन पढ़ने से पहले आप देखो इसका डिवीजन क्या होगा। जैसे मिक्सचर है, हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे हैं, मिक्सचर में ही बिलियन पढ़ेंगे, मिक्सचर है। तो मिक्सचर का जो डिवीजन का मिक्सचर में आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा। और मिक्सचर आप पढ़ रहे हो तो आप अगर ऊपर में चले जाओगे तो इसको में हम लोग पढ़े थे क्या, इम्प्योर, इम्प्योर मैटर। और प्योर मैटर में इधर पढ़े थे हम लोग क्या, प्योर वाला में हम लोग पढ़े थे एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये चीज़ें था। तो हम लोग इम्प्योर में मिक्सचर, मिक्सचर में भी हम लोग पढ़ें होमोलोगस और हेट्रोजीनियस, यानी समांगी और विषमांगी। लेकिन मिक्सचर में हम लोग आएंगे अब बिलियन पर, अब आएंगे बिलियन पर। आप ये चीज़ ध्यान रखोगे, बिलियन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो आपको ऐसे रिलेट करके फ्लो चार्ट में याद रखने हैं। आप कहाँ पास हो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा तो दिमाग में आपको वहाँ से आप कर पाओगे जल्दी। अब देखो बिलियन क्या होता है, इसको आप बढ़िया से समझिएगा, बिलियन होगा क्या। बिलियन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है। देखिए बिलियन क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब कि हो गया कि आप ऐसे देख लो, एक ये जल है, ये इसमें जल है, ठीक है ना। आप ऊपर से इसमें साल्ट मिला दिए, एक चम्मच अगर साल्ट मिला दिए, एक चम्मच साल्ट आप मिलाते हो इसमें, तो ये इसमें पूरी तरह से घुल जाएगा, समान मात्रा में घुल जाएगा। इसको बोलेंगे समांगी बिलियन, यही चीज़ है। जैसे कि नींबू हो गया, नींबू जल, सोडा जल, और ये सब बिलियन का उदाहरण है। आगे और इसमें जो चर्चा कर रखा है, देखिए एक बिलियन को ऐसे तरल बिलियन के पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हुए हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से ठोस बिलियन। जैसे ठोस वाला मिश्र है, ठोस वाला है तो उसको मिश्र धातु बोलेंगे। गैसीय वाला बिलियन वायु भी हो जाएंगे। तो वही सब एग्जाम्पल दे रखा है। आइए हम लोग आगे इसको देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पास अब देखें, यहाँ पास तो देखो बिलियन के कण में समांगिकता होती है। उदाहरण के तौर पर नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस बिलियन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित है। जैसे चीनी का ले लिए, नमक का ले लिए, और जल में आप मान लीजिए कि चीनी को घोल दिए तो वो क्या होगा, पूरा घुल जाएगा, पूरा हर जगह उसका क्या हो जाएगा, हर जगह कण इक्वल घुल जाएगा। तो इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। अब अगर ठोस के रूप में अगर हम बात करते हैं, ठोस के रूप में अगर बात करोगे तो ठोस के रूप में अगर आप बात करते हो तो मिश्र धातु आ जाएगा। जैसे मिश्र धातु है, ठोस ठोस अगर मिलाओगे तो वो भी मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होगा, मैंने लिखी सॉलिड है, एक बार फिर इसमें सॉलिड मिलाओ, फिर लिक्विड मिलाओ, फिर गैस मिलाओ, तो ये सॉलिड का एक बनेगा। टोटल 9 बनेंगे। अब लिक्विड है तो लिक्विड में भी क्या होगा, सॉलिड मिलाओगे एक बार गैस मिलाओगे और एक बार लिक्विड मिलाओगे, तो ये 3 बनेंगे। तो ये 3 3 6 हो गया। अब एक बार हम लोग गैस लेंगे, तो गैस है तो गैस में एक बार क्या मिलाएंगे, सॉलिड मिलाएंगे, एक बार लिक्विड मिलाएंगे और एक बार फिर गैस मिलाएंगे। तो ये टोटल 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझना था यहाँ पास।
अब हम लोग आते हैं जो हम लोग का मेन था। अब देखो मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु में सॉलिड प्लस सॉलिड का मिक्सचर होगा। तो आप देखो जैसे कि अब पीतल है, अब यहाँ पास कॉपर है और जिंक है, कॉपर प्लस जिंक, ऐसे करके आप याद रखो। अगर नहीं याद है तो पिताजी भी लोग याद रिलेट करते हैं, पिताजी करके आप रख सकते हो, लेकिन जनरली ऐसे तो याद ही हो जाते हैं। जैसे पी से हो गया पीतल, ये पी से पीतल, त से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। इसमें कॉपर और जिंक ऐसे याद रखोगे। कॉपर का बात करेगा तो 70% सबसे ज़्यादा कॉपर पहले याद रखोगे, पहले कॉपर और फिर याद रखोगे 30%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी पूछा हुआ है, ये चीज़ याद रखिए। जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो क्वेश्चन काफ़ी बनेगा। आप दूसरा का भी याद रख सकते हो जहाँ दिया रहेगा, लेकिन ये यहाँ याद रखना। कॉपर पहले लिए 70 और ये 30, तो ऐसे करके है। देखो कॉपर 70 लगभग, ये परसेंटेज भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। इसके बाद फिर बिलियन में आते हैं जो हम लोग को काम का है। अब जैसे यहाँ पास देखो कि किसी भी बिलियन 2 भाग होता है, एक विलायक होगा और एक विलय होगा। मान लिया कि अगर ये मान लिया गिलास है और ये गिलास में पानी की संख्या ज़्यादा है, और इसमें 1 चम्मच आप नमक डालें, 1 चम्मच, तो ये कम है तो इसको बोलेंगे विलय, और जो पानी की संख्या ज़्यादा है उसको बोलेंगे विलायक। यानी सॉल्यूशन बराबर मेरा क्या हो गया, अगर हम बात करें सॉल्यूशन बराबर, इसको यहाँ पास हम देख लेते हैं इधर में, अगर हम कहें तो बिलियन बराबर क्या हो गया, बिलियन बराबर मेरा हो गया विलायक प्लस विलय। इसी को बोलते हैं सॉल्वेंट, और इसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो ये ज़्यादा मात्रा में होगा, इसका ज़्यादा मात्रा में ये होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा उसको बोलेंगे विलायक, और जो कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे विलय। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि अगर बिलियन कहेगा तो बिलियन में होगा 2 चीज़, एक विलायक एक विलय। जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको बोलेंगे विलायक, जो कम मात्रा में होगा उसको विलय बोलेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, यही चीज़ यहाँ पास आपको बता रखा है। जो कम मात्रा में, बिलियन का वह मात्रा जो कम मात्रा में उसे जो कि विलायक में घुला उसे विलय बोलते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विलायक। यही चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है जो आपको हम बताएं। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उदाहरण के लिए दे रखा है इसको मैं, जैसे चीनी और जल का बिलियन में है, चीनी और जल का है, तो इसमें चीनी क्या होगा, कम मात्रा में चीनी आप घोलोगे तो विलय हो जाएगा और जल हो जाएगा विलायक। अब यहाँ से ये क्वेश्चन VVI है, इसको आप स्टार मार्क्स करोगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे आयोडीन है और अल्कोहल है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आयोडीन है और अल्कोहल है, ये दोनों को मिश्रण में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि इनको मिलाने पर क्या बनता है, तो आप याद रखोगे टिंचर आयोडीन, ये VVI है टिंचर आयोडीन। ये पूछा हुआ कि टिंचर आयोडीन किसका किसका मिश्रण है, तो एक तो आयोडीन है तो आयोडीन हो जाएगा, एक अल्कोहल याद रखोगे, वो भी अल्कोहल कौन है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये वाला है, तो ये याद रखोगे। उसके बाद बात करेंगे तो इसको में पूछेगा कि टिंचर आयोडीन में विलायक कौन है और विलय कौन है, तो याद रखोगे अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होगा अल्कोहल, तो याद रखोगे अल्कोहल विलायक है। ये याद रखोगे, VVI है, बता रहे हैं एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, यहाँ तक BPSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ये, तो आप ध्यान रखोगे। इसके बाद बात करें तो और सब, जैसे कि अगर मान लो कि जो पेय पदार्थ को कोका कोला ये सब है, तो इसको में CO2 जो आप उसको आप ओपन करते हो तो जो गैस निकलता है वो CO2 रहता है, तो आप याद रखोगे जल में CO2 का मात्रा। जैसे सोडा जल हो गया, कोक हो गया, तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा CO2। तो इसको हम अब देखो जो कोक है उसको में जो लिक्विड पदार्थ वो तो हो गया विलायक, अब ये गैस जो हो जाएगा ये हो जाएगा विलय।
तो ये बात याद रखो, जो कम मात्रा में हो जाएगा वो विलेय हो जाएगा और जो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा वो विलायक हो जाएगा। इसके बाद एयर में पूछता है, जैसे एयर में हम लोग को मालूम है ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, फिर आर्गन हो जाएगा, फिर कार्बन हो जाएगा, फिर ये होगा CO2 होगा। आप याद रखो आर्गन ज़्यादा होता है CO2 से, ये बात भी ध्यान रखिए। उसके बाद बात करेंगे तो इसको में अगर सब चीज़ का मिश्रण है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, तो इसमें आपसे पूछेगा कि एयर होता क्या है, तो सब चीज़ का मिश्रण है तो ये इसको मिक्सचर बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन इन मिक्सचर में आपसे पूछेगा कि विलायक कौन है, विलायक, विलायक पूछेगा। तो विलायक किसको बोलेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसी को विलायक बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा 78% कौन है जी, नाइट्रोजन है। तो एयर में विलायक पूछेगा तो ये है, ये भी VVI है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का था। अब बिलियन, अब देखो अब यहाँ पास कुछ कुछ और मेंशन किया हुआ है बिलियन का प्रॉपर्टी। तो हम लोग प्रॉपर्टी से संबंधित देखने वाले हैं कि बिलियन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होने वाला है। तो ये, तो बिलियन एक समांगी मिश्रण है, समान मात्रा में सब मिल रहेगा, ठीक है। अभी देखें बिलियन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर यानी 10⁹ मीटर होता है। ये इतने छोटे हैं कि इसको आँखों से नहीं देख सकते। मतलब देखो ये नमक है, इसमें जल है, इसमें आप नमक और पानी मिला दिए, तो क्या ये आपको नंगी आंखें से दिखेगा? फिर जब घुल जाएगा तो नहीं घुलेगा, इसलिए समांगी मिश्रण है, पूरी तरह सब जगह घुल गया और दिखेगा भी नहीं। इसका अपने छोटे कार्य के कारण बिलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। मतलब कि अब इसको में आप टॉर्च से अगर यहाँ पास आप मारोगे तो इसका में जो प्रकाश है ये आपको यहाँ समान मात्रा में यहाँ घुला हुआ है तो ये क्रॉस करने नहीं देगा, यही चीज़ कर रहा है। इसीलिए बिलियन में प्रकाश का मार्ग का दिखाई नहीं देता है। मतलब नहीं देता है मतलब टिंडल इफेक्ट। अगर ट्रू बिलियन है, बिलियन अगर मान ले कि समांगी है तो आप मान के चलो कि उसको मैं टिंडल इफेक्ट मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो इसको मैं टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाएगा, ये बात याद रखिएगा। इसको कहें तो छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलेय से पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखो अब मान ली कि यहाँ मिश्रण है, अब मिश्रण को जल है और एकरा में नमक है। अब इसको अब छानोगे तो क्या नमक अलग हो जाएगा पानी से? नहीं होगा। तो अगर समांगिक मिश्रण है, समान रूप से अगर मिला हुआ है तो उस विलयन को पृथक छानने वाला विधि से कीप्स द्वारा छान कर उसको अलग नहीं कर सकते। विलयन को अगर शांत छोड़ दे तो विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात ये क्या होगा, अस्थाई होगा। जैसे कि आप अगर इसको में घोल के आप इसमें घोल के छोड़ दिए तो क्या नमक नीचे में बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। तो वो इसीलिए क्या हो जाएगा, विलयन क्या होगा, अस्थाई। तो यहाँ से पूछा है विलयन अस्थाई का मतलब नीचे नहीं बैठता है विलेय के कण। समांगी याद रखिएगा, अस्थाई सबसे ज़्यादा इसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पूछेगा कि अगर विलयन है, समांगी है, तो क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा? तो यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो अब समान मात्रा में ये फैला हुआ है तो इधर प्रकाश नहीं निकलेगा, तो नहीं। तो यही है, प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें नहीं होगा। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना था, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। इसके बाद कहें तो विलयन के सांद्रता मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अब हो सकता है डाइल्यूट होगा, हो सकता है तनु होगा, दो तरह के होगा। एक तनु होगा और एक हो जाएगा आपको जिसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब हो गया तनु, और डाइल्यूट मतलब हो गया, डाइल्यूट का मतलब हो गया मतलब पतला टाइप का, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है उसका, उसको मैंने गाढ़ा नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन तनु मतलब गाढ़ा हो गया, और ये हो गया डाइल्यूट मतलब पतला, मतलब उसमें उसको में हो जाएगा कि आपका जैसे कि ये पानी है तो इसमें नमक की मात्रा कम है तो इसको बोलेंगे डाइल्यूट, अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट। तो यही चीज़ आपको यहाँ पास मेंशन किया हुआ है, यही चीज़ है। अब जैसे कि देखोगे तनु होता है, एक सांद्र होता है। जैसे तनु मतलब हो गया गाढ़ा और सांद्र तनु मतलब यहाँ पास है विलेय में विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर तनु और सांद्र कहते हैं, ठीक है। तो तनु मतलब हो गया आपका पतला और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हो गया सांद्र, मतलब हो गया आपका मोटा टाइप का। तो ये चीज़ आपको हो गया माने गाढ़ा टाइप का, यही चीज़ आपको ध्यान रखना था।
इसके बाद और आते हैं, अब यहाँ चीज़ें समझने लायक हैं, बहुत इम्पोर्टेंस है VBI। अब जैसे देखिएगा यहाँ पास अब हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के टाइप, ठीक है। जैसे एक बोलेगा संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। डिफिनेशन इसका पूछता है, कोई निश्चित टेम्परेचर पर, इसको आप पकड़िएगा, किसी निश्चित टेम्परेचर पे, कलर चेंज कर लेते, उतना ही विलय पदार्थ, क्या है विलय पदार्थ, जो घुलने वाला है, विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि बिलियन की क्षमता। अब यहाँ बिलियन के क्षमता का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप देखोगे यहाँ विलायक की क्षमता नहीं बोल रहा है, बिलियन की क्षमता। कहने का मतलब ये है कि मान लिया कि ये है, इसको में वाटर है और इसको में आप पहले 1 चम्मच आप कुछ डाले होगे, 1 चम्मच या कुछ भी हो, 1 ग्राम डाले होगे, 1 ग्राम ही मान ली के डाले होगे। तो जैसे 1 ग्राम डाले होगे तो पहले तो ये अब बिलियन बन चुका, ये तो बिलियन अब हो चुका ना। इसके बाद फिर डालोगे तो आप क्या, अब इसको में वाटर क्या था, विलायक था, विलायक था, वाटर विलायक था। अब ये जो डाल रहे हो ये हो गया विलय, आपका ये हो गया विलय। तो अब 1 ग्राम जैसे ही डाले तो ये तो सॉल्यूशन बन चुका है ना, अब इसको सॉल्यूशन हम बोलेंगे। अब क्या इसको विलायक बोलेंगे, अगर आप 1 ग्राम नहीं डाले थे तब तो ये विलायक था, लेकिन जैसे ही 1 ग्राम आप इसको में डाल दिए, इसका मतलब ये हो गया बिलियन, बिलियन। तो अब इसको में फिर 2 ग्राम सेकंड दूसरा ग्राम डालोगे, 1 ग्राम और डालो, 2 ग्राम डालो, 3 ग्राम डालो, तो अब इसको क्या बोलेंगे, क्या विलायक बोलेंगे कि बिलियन बोलेंगे, तो बिलियन बोलेंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ समझना था, निश्चित टेम्परेचर पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी कि बिलियन की क्षमता हो, यानी कि इस बिलियन का जितना कैपेसिटी है उतना ही घुल सकता है। और टेम्परेचर आप क्या किए हो, फिक्स्ड किए हो। जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री जल का, अभी पानी का टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री होगा, अभी नॉर्मल वाटर का 25 डिग्री 30 डिग्री मान के चलो। तो अगर ये है तो टेम्परेचर आपका फिक्स्ड है, और उसको में फिर आप 1 चम्मच डाल ले, फिर 2 चम्मच डाल ले, फिर 3 चम्मच डाल ले, तो फिर ये जो बिलियन बना पहला चम्मच डालने के बाद, तो इसका एक कैपेसिटी होगा। कभी ऐसा समय आएगा कि ये अब नहीं घुलेगा, अब इसका में कैपेसिटी नहीं है घुलाने के लिए। अगर आपको घुलाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको समझना था। तो निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी बिलियन की क्षमता हो, बिलियन की क्षमता हो। ये चीज़ आपको पकड़ना था। ये एग्जाम में क्वेश्चन डिफिनेशन बना के देता है, ये बात रखिए। यहाँ कर देगा विलायक, ये बात याद रखिएगा, यहाँ आपको विलायक दे के फंसाएगा। दूसरे शब्द में अगर हम डिफिनेशन की बात करें, दूसरे शब्द में, तो निश्चित ताप पर हमेशा टेम्परेचर इसमें फिक्स्ड है। यदि बिलियन में विलय पदार्थ ना घुलता हो, बिलियन ये हो गया था और इसमें विलय पदार्थ ये ना घुलता हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त बिलियन, सैचुरेटेड बिलियन। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, टेम्परेचर इसमें फिक्स्ड था, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद और कहेंगे कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त बिलियन में उपस्थित है उसको घुलनशीलता कहते हैं, यानी सोलुबिलिटी उसको बोलेंगे। जो विलय पदार्थ उसमें घुलता है उसको बोलेंगे घुलनशीलता। यदि 1 बिलियन में विलय की मात्रा संतृप्तता से कम है, संतृप्तता मतलब सैचुरेटेड वाला से, मतलब संतृप्त से कम है, तो इसे बोलेंगे असंतृप्त बिलियन। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। संतृप्त असंतृप्त से यही है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो यहाँ पास क्या हो कि 1 बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है। पहले क्या किया, संतृप्त हुआ, अब मान लिए कि यहाँ पास है फिक्स टेम्परेचर है, और उसके बाद इसको में अब और नहीं घुल रहा है, तो नहीं घुल रहा है तो ये तो हो गया संतृप्त, और उससे कम हो तो उसको बोलेंगे असंतृप्त बिलियन। यही चीज़ आपको ध्यान रखना था। यदि बिलियन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त से कम है, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, मतलब कम गाढ़ा है, तो उसको असंतृप्त बिलियन भी बोलेंगे। ये बात आपको ये सब याद रखना है। ये सब बहुत VBI क्वेश्चन है, आप 1-2 बार रिवीजन करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ से डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद कहता है, इसके बाद
नीचे में जो हम लोग का दिया हुआ है कि विलायक की मात्रा द्रव्यमान और आयतन पर घुले हुए विलेय पदार्थ के मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब हो गया कि अगर विलायक है तो विलायक को, अब जैसे पानी है तो पानी आप केजी में भी लोगे ना, पानी केजी में भी लोगे, और फिर आप इसको लीटर में भी ले सकते हो वॉल्यूम वाइज। तो वही कह रहा है कि विलायक की मात्रा द्रव्यमान पर या आयतन पर यानी वॉल्यूम पर में घुले विलेय के पदार्थ को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब यहाँ से आपको विलयन के सांद्रता का ये आपको देगा फार्मूला निकालने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप याद रखिएगा। अगर देखिए अब द्रव्यमान है, अब विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत बाय अगर विलयन के सांद्रता हमको निकालना है, विलयन के सांद्रता अगर द्रव्यमान दिया है तो ऊपर में जो विलेय लेंगे वो द्रव्यमान लेंगे और नीचे में लेंगे सॉल्यूशन। जैसे मान लिया कि अगर बात करते हैं 50, यहाँ पास आप एग्जाम्पल समझो, 50 ग्राम विलेय है, 50 ग्राम विलेय है, 50 ग्राम विलेय है, और यहाँ पास आप करो 200 ग्राम, 200 ग्राम, ग्राम यहाँ भी ग्राम कर लो, 200 ग्राम विलायक। ये कोई सॉल्यूशन में है। अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन कितना होगा, बिलियन कितना होगा, बिलियन टोटल को ऐड कर देंगे तभी तो बिलियन निकलेगा। तो बिलियन मेरा कितना हो गया 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब इसको में हम निकालेंगे बिलियन के सांद्रता। तो बिलियन के सांद्रता अगर परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज ऑफ सांद्रता कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसको में क्या लेंगे, ग्राम है तो ऊपर में जो विलेय लेंगे, देखो दोनों में विलेय ही लेंगे, हमेशा ऊपर में विलेय लेंगे। कितना घुला हुआ है तो ये हो गया विलेय, तो विलेय कितना 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम हम ले लेंगे। उसके बाद नीचे में लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या तो द्रव्यमान में होगा या तो आयतन में होगा, ये दोनों में चेंजिंग है। अगर बिलियन लीटर में है तो लीटर वाला लेंगे, अगर यहाँ लीटर में है तो लीटर वाला, लेकिन विलेय के पदार्थ को हमेशा द्रव्यमान में ही लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। तो यहाँ कितना होगा 250, परसेंटेज है तो गुना 100। यही आपका कंसंट्रेशन निकल गया कि इस बिलियन में कितना है, ये सांद्र है कि तनु है, ये चीज़ आपको निकल गया। तो यहाँ से करोगे तो 5, यहाँ से निकालोगे तो 20 25 100, 20%। ये यहाँ से निकालोगे तो 20%, यानी कि मतलब ये है कि अगर 20% इसमें विलेय है, 20% इसको में आपका विलेय है, मान लो कि 20/100 हो गया अगर आप इसको करोगे, तो यानी कि 100 अगर इसको में है सॉल्यूशन तो एकरा में विलेय कितना है 20 है। यही आपको ये दिखा रहा था। तो ये फार्मूला आप याद रखोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पास आप देखोगे, देखो अब आयतन वाइज में है, ठीक है ना, यहाँ क्या है आयतन वाइज में, वॉल्यूम वाइज में। तो अगर वॉल्यूम वाइज में है तो विलेय यहाँ लेंगे वॉल्यूम में और बिलियन भी लेंगे यहाँ वॉल्यूम में, बात खत्म हो गया। वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा फिर 100%। यही चीज़ आपको यहाँ बता रखा है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में देखा है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम विलायक है और 40 साधारण नमक विलेय है। तो आप इसको देखोगे विलेय कितना है 40, ये कितना है 320, दोनों को ऐड किया 360, और ये ग्राम ग्राम में है तो नीचे भी द्रव्यमान लेंगे और पाई 100 से निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा 11.1 करके। यही चीज़ आपको समझना था मेनली। अब हम लोग जो करने वाले हैं, जो यहाँ से करने वाले हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है और यहाँ से एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको आप ध्यान से करोगे। इसको आप ध्यान से करोगे। निलंबन, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे निलंबन क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप जान लो यहाँ से, तब चीज़ें आपको आएगा समझ में। एक चीज़ आप जान लो यहाँ से,
एक होता है परिक्षेपण। परिक्षेपण परिक्षेपण ये परिक्षेपण होता क्या है, इसी का दो टाइप होता है। परिक्षेपण क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई सॉल्यूशन है, एक कण है, इसके ये कण में घुलेगा नहीं, इसके अगल बगल में जाकर स्टोर हो जाएगा, जहाँ छितरा जाएगा, उसी को बोलते हैं परिक्षेपण। परिक्षेपण में दो तरह के होगा चीज़ें, याद रखिएगा। एक होगा समांगी, समांगी, और एक होगा विषमांगी। विषमांगी यहाँ दे नहीं रखा है, लेकिन आप यहाँ चीज़ें आप समझ लोगे। समांगिक और विषमांगी। समांगी में बात करेंगे तो वास्तविक विलयन, आपको ट्रू विलयन मिल जाएगा, आपको वास्तविक विलयन। और इसमें विषमांगी में बात करेंगे तो इसका दो आ जाएगा आपका। विषमांगी में बात करेंगे तो दो आ जाएगा, एक को बोलेंगे निलंबन और दूसरा को बोलेंगे कोलाइड। तो ये आपको फ्लो चार्ट ध्यान में रखना है। परिक्षेपण, परिक्षेपण मतलब होगा कि मान लीजिए कि दो लिक्विड मिला, जैसे आप दूध और पानी को मिलाओ, इसमें मान लीजिए कि इसमें दूध है, इसमें दूध है या पानी है इसमें, और बाहर से यहाँ से मिल्क मिला दिए, मिल्क मिला दिए, तो आप मिल्क में देखोगे फैट होगा, वसा होगा, तो क्या इसमें पूरी तरह घुल जाएगा? नहीं होगा। तो इसका क्या होगा कि मिल्क का जो कण है, मिल्क का जो ये कण है, मिल्क का ये कण है, इसके आसपास का जो है पानी आनकर आपस में यहाँ पर छितरा जाएगा। छितरा जाएगा मतलब घेर लगा गोले गोले से, तो इसी को बोला जाता है परिक्षेपण। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। परिक्षेपण में समांगी हो गया, विषमांगी, और समांगी में ट्रू विलयन हो जाएगा, वास्तविक ट्रू विलयन, जिसको ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, और यहाँ निलंबन हो जाएगा और कोलाइड हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें जनरली ये तीनों आपको पढ़ना है और समझना है। जैसे बात करें हम यहाँ पास, तो देखो निलंबन, यहाँ निलंबन बता रखा है डायरेक्ट, लेकिन हम लोग वास्तविक भी पढ़ेंगे। तो आते हैं सबसे पहले निलंबन से। इसमें कह रहा है कि निलंबन है, क्या रहा है, विषमांगी घोल है। देखो विषमांगी घोल है, बस विषमांगी में निलंबन आएगा, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। ठोस क्या होगा? द्रव में परिक्षेपित। मान लें कि ये द्रव है और दूध वाला जो सॉलिड पार्टिकल उसमें रहेंगे, फैट वाला, वो क्या हो जाएगा? गोले गोले इसको ऐसे ऐसे परिक्षेपित हो जाएगा। इसी को निलंबन कहता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये पूछेगा कि समांगी है कि विषमांगी, ये ध्यान रखिए। जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, घुला नहीं, देखो अगर घुलता तो ट्रू सोल्यूशन बन जाता। ये हुआ क्या कि ये पार्टिकल है और इसके अगल बगल में आन कैसे परिक्षेपित हो जाएगा। तो ये घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम के सम्मिश्र में निलंबित रहते हैं। यही चीज़ ये बोला, निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखा जा सकता है। आपको दिखाई देगा कि मिल्क का पार्टिकल ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा है और इसके जो है इधर जल आपको इसे प्रक्षेपित रहेगा घेरे हुए। यही चीज़ आपको यहाँ समझना था। अब आइए निलंबन के हम लोग गुण प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या क्या है। एक विषमांगी मिश्रण है, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये आँखों से देखे जा सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। इस सब प्रॉपर्टी है भी है। ये निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, जिसका उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। मतलब प्रकाश का जैसे कण है, जैसे ये देखो, अगर ये मान ली कि नमक और पानी का मिश्रण है, तो इसको में आप लाइट मारोगे तो ये क्या हो जाएगा? इससे तो लाइट मतलब जान भी नहीं रहा है, ठीक है ना। इससे से लाइट ये यहाँ पास देख रहे हो ना, यहाँ पास ये आपको यहाँ पास प्रकाश का प्रक्रिया नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही टॉर्च से इसमें मारते हैं, जिसको में क्या है, प्रकाश का दृष्टिगोचर है, मतलब लाइट इसको में यहाँ इस पार्टिकल यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। अब लाइट मारोगे तो यहाँ से बीच वाला में से जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहाँ से निकल जाएगा। यही चीज़ बता रहा है। क्योंकि इसको में जो अगर मान ले कि ये पानी है, ये पानी है और पानी में ये पार्टिकल ऐसे ऐसे है, ऐसे ये तो घुला है नहीं, तो अब लाइट मारोगे यहाँ से, इसे लाइट जाएगा तो ये लाइट इसको क्रॉस कर जाएगा। वही बोल रहा है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो कण नीचे बैठ जाता है। मतलब ये है कि दूध और पानी को आप ऐसे घोल दो, चला दो और फिर छोड़ दो तो इसका पार्टिकल सब नीचे में बैठ जाएगा। यही चीज़ बोल रहा है। छानन विधि द्वारा
अब ये चीज़ ध्यान रखना, छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अब इसको छान लोगे तो ठीक है, इसको में जो वसा वाला होगा, जो वसा फैट क्रीम होगा, वो तो ऑब्वियसली है कि छानना पत्र के ऊपर में ये आ जाएगा। हाँ, भला ही अलग चीज़ है कि जो घुल गया है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो है क्रीम है वो रह जाएगा, इसीलिए इसको छन्ना पत्र से हम अलग कर सकते हैं। सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन रुक जाता है। कहने का मतलब यह है निलंबन में, देखो निलंबन से आप एक चीज़ याद रखोगे, निलंबन से एग्जाम्पल आप याद रखोगे जो आपको हम बता रहे हैं, दिमाग में ऐसे याद रहेगा। निलंबन था तो निलंबन से एक एग्जाम्पल याद रखोगे और हमेशा याद रखोगे, नाली का, न से निलंबन और न से नाली का पानी, नाली जो बहता है उसका पानी। अब नाली के पानी क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि निलंबन को आपको उसी से रिलेट करके याद रखना है, क्योंकि निलंबन कोलाइड आएगा तो आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, भूल सकते हो। तो नाली के पानी में आप देखोगे जो पानी का फ्लो का बहाव होता है उसमें बहुत सारे पार्टिकल बहते रहेंगे जो आपको नंगी आँख से दिखेगा। यानी अगर इस पार्टिकल का साइज की बात करें तो इसका साइज हो जाएगा, जो पार्टिकल का साइज होगा वो हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक आपका होगा। ये साइज पूछा हुआ है, ध्यान रखोगे। अब देखो इन नाली में अगर ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है और ये पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल है, मैं दूसरा कलर से ले रहा हूँ। देखो ये मान ले कि पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और वो पानी था रेड वाला, ये पार्टिकल है। तो ये आपको दिखेगा कि ये फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसका साइज कितना होगा, आपको 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो आपको नंगी आँख से दिखेगा। तो क्या इसको छानना पत्र यानी छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, बिल्कुल। जिसको में आपको पार्टिकल दिखाई दे वो आएगा निलंबन में। ये बात दिमाग में आप डाल लीजिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करें कोलाइड का। अब आ गया कोलाइड। अब जैसे कि इसको में देखो, इसको में एक चीज़ पूछेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश मैं यहाँ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन वाला है, पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है ये चीज़। आप देखोगे जैसे निलंबन की बात की, निलंबन का ठीक है। तो निलंबन में आपको ध्यान रखना था, नाले के पानी वाला बताएं। इसका साइज याद रखिएगा 10⁻³ सेंटीमीटर टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक ला इसका साइज होगा। ये नंगी आँखों से दिखेगा, नेकेड आई से दिखेगा, नंगी आँख से ये दिखेगा, क्योंकि नाले के पानी को तो हम देख सकते हैं, उसमें पार्टिकल जो घुला रहता है, इसीलिए नाले का पानी से आपको रिलेट करवाएं, नंगी आँख से देख सकते हैं। देख सकते हैं, नंगी आँख से देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात इसमें आपको याद रखने लायक ये था कि अगर प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहे का मतलब है कि अगर नाला वाला पानी है उसको में आप देखोगे तो मान लिया कि ये पानी है, ठीक है, और इसको में आप, ये वाटर है और इसको में पार्टिकल आप ऐसे ऐसे है, घुला हुआ है। अगर इसको आप मान लो कि इसको आप घोल देते हो, एक बार चला के छोड़ देते हो, तो क्या चला के आप इसको छोड़ दिए, जब चला के इसमें टॉर्च, जैसे कि इसको आप घोल दिए, उसके बाद इसके बाद यहाँ से आप टॉर्च, इसको यहाँ से आप टॉर्च मार रहे हो, तो इसके बाद क्या होगा, ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, ये दिखाएगा टिंडल इफेक्ट, मैंने प्रकाश के, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब मैं दिखा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, इसी प्रकाश के प्रकीर्णन को बोलते हैं टिंडल
टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव होता क्या है, ये चीज़ आपको समझना है। उसके बाद समझ जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे कि यहाँ से आप टॉर्च मारे, इसको तो घोल दिया, ये तो घुलेगा नहीं पूरी तरह से क्योंकि ये पार्टिकल है, तो ये तो तैरते रहेगा। नेकेड आई से दिख रहा है नाला का पानी वाला, तो इसको में तो घुलेगा नहीं। लेकिन आप टॉर्च मारोगे, अब इसको चला दिए तो ये अब यहाँ से लाइट जाएगा, तो यहाँ पास जो खाली जगह है वहाँ से ये पार कर जाएगा, यहाँ से खाली जगह से पार करेगा। तो मतलब ये टकराएगा इधर से इधर, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। कब? जब हम इसको चलाए थे, घोल के छोड़े थे। लेकिन जब ये आप कुछ देरी शांत कर दिए तो सब पार्टिकल नीचे में बैठ गया, पार्टिकल यहाँ सब नीचे में बैठ गया और पानी ऊपर में ये सब रह गया, पानी में रह गया। अब क्या, इसमें तो टिंडल इफेक्ट दिखा दिया, प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, ये पार्टिकल से यहाँ टकराया, यहाँ से टकराया गया। लेकिन जब इसको में आप टॉर्च मारोगे तो ये डायरेक्ट पार कर जाएगा, कोई इसको में प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं हुआ, क्योंकि पार्टिकल यहाँ है तो प्रकाश को तो वहाँ पास स्कैटरिंग होगा नहीं, छितराएगा ही नहीं, डायरेक्ट एकदम मन जैसा है समानांतर रेखा से निकल जाएगा। तो क्या इसमें टिंडल इफेक्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन इसमें निलंबन में आपसे पूछेगा कि क्या टिंडल इफेक्ट होता है, तो ऐसा तो नहीं था, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब सिचुएशन पर निर्भर करता है कि आप इसको किस टाइप से पूछ रहा है क्वेश्चन। लेकिन ओवरऑल अगर पूछेगा तो नहीं होगा, लेकिन टेम्पररी रूप से कहेगा तब होगा, लेकिन परमानेंट होता है नहीं होता है। ये बात आपको समझना था, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछता है बार बार। अब आ जाइए यहाँ पास कोलाइड को। अब लोग कोलाइड को हम लोग पढ़ते हैं, तो कोलाइड का जो बिलियन का साइज होता है, कोलाइड के बिलियन का जो साइज होगा, कोलाइड का जो बिलियन का साइज होगा, ये बिलियन का साइज देखो, ये होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। साइज याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में साइज पार्टिकल का पूछा हुआ है। उसका बताए थे 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴। अब देखो इसका साइज क्या हो गया, कम गया और बहुत कम गया, बहुत छोटा हो गया। तो ये आपको नंगी आंख से नहीं दिखेगा। यही चीज़ आगे आप देखो इसमें पढ़ोगे। तो कह रहा है कि प्राप्त कोलाइड बिलियन कहा जाता है। कोलाइड के कणों का बिलियन समान रूप से फैले रहेंगे। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार ये छोटा होता है, सही बात है। और ये मिश्रण कैसा है, समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत हो, क्योंकि समान रूप से ये फैला रहेगा। जैसे ये क्या रहेगा, ये पूरी तरह घुल जाएगा, पूरी तरह घुला रहेगा, लेकिन समान रूप से आपको फैले रहेगा सब जगह। तो लेकिन इसका मतलब समांगी आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअली वास्तविक में ये है क्या, विषमांगी मिश्रण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना था कि कोलाइडी किसका टाइप है, विषमांगी मिश्रण का। लेकिन आपको प्रतीत होगा समांगी जैसा, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन पूछेगा तो विषमांगी आपको मानना है। लेकिन समान रूप से इसको पार्टिकल के कण फैले रहते हैं। इसको आप समझोगे बढ़िया से तभी यहाँ से क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ से तो पूछते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग ही हो जाते हैं। अब देखो, अगर बात करें कि जब समान रूप से ये फैले हुए हैं, ठीक है, ये समान रूप से ऐसे है, ठीक है, ये समान रूप से ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, समान रूप से, ठीक है, समान रूप से ये फैले हुए हैं। तो देखो यहाँ पास देखोगे समान रूप से फैले हुए हैं, तो यहाँ पास देखो स्कैटरिंग यहाँ पास होगा, यहाँ पास स्कैटरिंग होगा, टिंडल इफेक्ट होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन डालोगे यहाँ टकराएगा, अब यहाँ से इधर में स्कैटरिंग, माने प्रकाश के मार्ग में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस मार्ग से चल रहा था तो ये पार्टिकल टकरा के इस मार्ग में ला दिया, इस मार्ग में ला दिया, इस मार्ग में ला दिया। जैसे कि आप टिंडल इफेक्ट के लिए देख सकते हो ये फिगर देखो, यहाँ पास अब समझ लो ऐसा कि उधर सन है और सन के ये बीच में ये सब क्या है, ये जंगल में ये सब पेड़ पौधा है। तो उधर से जब आ रहा है तो इसको में क्या लाइट सब का इसका मार्ग में डिफ्लेक्शन हो गया कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। अगर मान लीजिए कि ये सब नहीं रहता तो टिंडल इफेक्ट नहीं पड़ता। यही है टिंडल इफेक्ट, कि आपको लाइट का स्कैटरिंग हो जाए तो उसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, या इसी को बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो याद रखना, निलंबन में नहीं था, कोलाइडी में होगा, क्योंकि समान रूप से विस्तृत हो जाएगा। तो इसको आँख से नहीं देख सकते हैं, कोलाइड वाला को आँख से नहीं देख सकते हैं, देख लो, क्योंकि वो नाली का एग्जाम्पल वाला दिए थे उसको में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। एक कमरे में छोटे छिद्र
के रूप में जब प्रकाश की किरणें तब तक टिंडल इफेक्ट प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे कि कोई कमरा है, उसके में छोटा एक होल है, होल के थ्रू अगर लाइट आ रहा है तो वहाँ आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। यही चीज़ आपको बता रखा है। देखो यही टॉर्च से किया हुआ है एग्जाम्पल। देखो इसको मैं बात कर, देखो कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट है तो इसको में क्या होगा, पूरी तरह घुल जाएगा, तो ये टिंडल इफेक्ट प्रभाव नहीं दर्शाएगा। लेकिन दूध और पानी का है, तो दूध और पानी में देखोगे तो दूध का जो क्रीम है वो पूरी तरह मिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे रहेगा, तो ये टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। ये एग्जाम्पल भी याद रखना, दूध पानी का टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। और बाकी सब यही चीज़ है, वही है जंगल वाला, जो घने जंगल वाला है वो चीज़ को आपको यहाँ पास दिखाया रखा है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में पूछता है, चीज़ें आपको पूछेगा एग्जाम में। अब यहाँ पास आप बढ़िया से इसको समझोगे। अब जैसे कि देखोगे ये गैस वाला है, ये गैस वाला है, ये द्रव वाला है और ये ठोस वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ से समझना है। इसको हम अगर लाइन बाय लाइन इसको ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल पूछेगा। तो एक चीज़ याद रखो कि जब हम परिक्षेपण पढ़ें, परिक्षेपण पढ़ें तो इसको में आएगा दो टर्म। एगो आएगा परिक्षेपण, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन। ये परिक्षेपण यहाँ आ जाएगा। एक और टर्म आएगा यहाँ पास जो समझने वाला आपको है, परिक्षिप्त। क्या आएगा, परिक्षिप्त। यहाँ पास मेंशन किया हुआ है, देखो परिक्षिप्त। परिक्षिप्त ये चीज़, ये दोनों आप समझोगे, ये दोनों टर्म समझोगे। तो देखो परिक्षेपण का मतलब हो गया विलायक, परिक्षेपण का मतलब हो गया विलायक, मतलब सॉल्यूशन में जिसको हम विलायक बोल रहे थे, इसका मतलब हो गया इसका मात्रा ज़्यादा है उसको बोलेंगे परिक्षेपण, और जिसका मात्रा कम है उसको बोलेंगे परिक्षिप्त, मतलब विलय से रिलेट कर लो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि परिक्षेपण में, डिस्पर्सन में अगर कहेगा परिक्षिप्त मतलब विलय है, मतलब कम मात्रा में वो चीज़ अवेलेबल है, परिक्षेपण कहेगा तो ज़्यादा मात्रा में है वो चीज़ अवेलेबल है। ये चीज़ आप पकड़ लोगे तो आपको यहाँ से समझ में सब चीज़ें आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पास देखो परिक्षेपण मतलब क्या हो गया, विलायक यानी सोलवेंट। एक कलर चेंज कर ले रहा हूँ, सोलवेंट कर लो, सोलवेंट। अब इसको बोलेंगे सॉल्यूट, मतलब विलय। अब देखोगे अगर सॉल्वेंट में विलायक के रूप में अगर हम गैस लेंगे तो उसको हम बोलेंगे एरोसेल। ये बात आप ध्यान रखोगे। क्या बोले हम कि अगर विलायक के रूप में, विलायक को आप इसको परिक्षेपण कर लो, जो सबसे ज़्यादा अगर है, मात्रा सबसे ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे एरोसेल। प्रकार कैसा होगा, एयर ज़्यादा लिए ना तो एरोसेल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद बात करेंगे हम कि इसको में दो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अगर एग्जाम्पल बात करें तो यही दोनों है, VBI है, हर बार एग्जाम में यहीं से पूछता है, सबसे ज़्यादा यही एरोसेल से पूछता है। अब यहाँ पास हम कलर चेंज करते हैं। अब देखो अब समझोगे, यहाँ तो गैस ले लिए विलायक में, चलो ओके हो गया, यहाँ भी गैस ले लिए, ओके हो गया। लेकिन अगर हम द्रव लेते हैं, क्या लेते हैं, द्रव, तो उसको हम लोग जैसे एग्जाम्पल में कोहरा, बादल, कुहासा, जैसे इन्वायरमेंट है ये मेरा। अब देखोगे, अब रिलेट करोगे अपने एग्जाम्पल से। इन्वायरमेंट है, एकरा में क्या है जी, एयर तो ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारा एयर है ना, एयर है, क्या है, एयर है, तो इसको एरोसेल बोलेंगे। ठीक है, ये विलायक के रूप में एयर हो गया, विलायक के रूप में क्या हो गया, एयर। विलायक को क्या बोलेंगे, परिक्षेपण।
ये चीज़ आप टर्म पकड़ लोगे, 1-2 बार ऐसे करोगे ना आपको दिमाग में बैठ जाएगा, फिर सॉल्यूशन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। फिर यहाँ बात करोगे, अब इसको में जो विलय के रूप में होगा वो होगा द्रव। द्रव तो ऐसे याद रखना कि जब बादल होगा, जो बादल होगा, देखो तो बादल है, तो बादल ये तो पूरा इन्वायरमेंट है। अब बादल यहाँ कहीं कहीं ऐसे लगा होगा, ऐसे ही ना रहता है बादल, कहीं कहीं ऐसे ऐसे होगा। तो आप देखो कि इसमें एयर ज़्यादा है और द्रव कम है, तो उसको में क्या हो जाएगा, द्रव वाला में कुहासा आ जाएगा, बादल आ जाएगा, कोहरा आ जाएगा। तो आप तब इसका मतलब आपको समझ आया कि एयर में पानी का मात्रा वाला का एग्जाम्पल यही था। समझ में आया। अगर पूछ देगा कि कुहासा में विलायक कौन है, तो एयर मारेंगे। कहेगा कि विलय कौन है, तो मारेंगे पानी, द्रव। यही चीज़ आपको समझना था। ये चीज़ आप फील कर लिए तो इसका मतलब आपको याद ये हो गया, समझ के याद हो गया, आप भूलोगे नहीं चीज़ें। अब लोग गैस, फिर तो गैस ही है सॉल्वेंट विलायक के रूप में, लेकिन हम यहाँ क्या लिए, ठोस लिए। अभी कैसे एग्जाम्पल याद रखोगे, ये गैस है, अब यहाँ देखो ये इन्वायरमेंट था मेरा और इसको में एयर है, यहाँ एयर है। अब एयर में हम क्या कर रहे हैं कि इसको में देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में लिया है धुआं और स्वचालित वाहन करनी था। अब देखो गांव देहात में क्या होता है, गांव देहात में ठंडा के दिन में पुआल जलाते हैं। तो आप पुआल अगर जलाते हो तो ध्यान से देखे होगे कि पुआल जलने के बाद ऊपर में ठोस टाइप कैसे उड़ता है, ऊपर में एयर में ऐसे ऐसे देखोगे, बहुत दूर तक ऊपर तक ऐसे ऐसे उड़ेगा। जहाँ पर आप पुआल जला रहे हो या कोई चीज़ वस्तु जलाओ तो इससे जो है उड़ेगा दम, छोटे छोटे पार्टिकल काला काला टाइप के। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो जो पार्टिकल उड़ रहा है वो था सॉलिड, था क्या है, सॉलिड। और जो ये एयर था वो था विलायक। तो आपको इससे याद रहेगा कि जो धुआं है, दिमाग में इसे आकर धुआं, तो एयर हो गया विलायक, और धुआं का एग्जाम्पल आप रखिएगा, हम जो पुआल जलाते हैं उस टाइप से याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसका किस में बिलियन है। ये भी पूछेगा तो कि अगर पूछेगा धुआं किस में किसका बिलियन है, तो गैस हो जाएगा, और उसमें सॉलिड पार्टिकल ना है जी धुआं वाला, तो धुआं वाला। तो ये एग्जाम्पल चारों, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा है। में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ यहाँ से हमको क्वेश्चन अब बनेगा। ठीक है, यही चीज़ समझना था। इसके बाद अब ये याद रखोगे, जो वाहन से भी जो धुआं निकलता है उसमें भी जो पार्टिकल निकलता है, ये चीज़ याद रखो। बस धुआं याद रखना, कुहासा, बादल, कोहरा याद रखना, द्रव वाला है, एयर रहेगा विलायक, विलय रहेगा द्रव। ये चीज़ें आपको याद रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो द्रव है, अब बाकी सबको मैच करवाएगा। जैसे यहाँ द्रव है, अब मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, ये कर लेता हूँ। ये द्रव है, द्रव में गैस मिला रहा है, द्रव में गैस, तो इसको बोलते हैं फोम। अब जैसे शेविंग क्रीम है, तो इसको दिमाग में रिलेट कर लो कि शेविंग क्रीम है या सेंट है। तो सेंट में क्या होता है, उसको में द्रव ज़्यादा रहता है और उसमें गैस भर देते हैं, तब ना द्रव के साथ गैस मिक्स होकर आता है, तो उसको बोलते हैं फोम। जैसे शेविंग क्रीम वाला हो गया। जैसे ये द्रव है और द्रव में द्रव मिला रहे हो, तो ये चीज़ आपको याद रखना था। ये भी VVI है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अगर द्रव में द्रव मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं इमल्सन मतलब इसको बोलते हैं पायस, इसको हिंदी में बोलते हैं पायस और इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। ये चीज़ें आपको समझना था। तो द्रव में द्रव के मिश्रण को क्या बोलेंगे, मिश्रण को हम लोग बोलेंगे इमल्सन। और इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ये दूध पूछा हुआ है कि दूध क्या है, एक प्राकृतिक पायस है। अगर कहे कृत्रिम कहेगा, अगर कृत्रिम के, ये प्राकृतिक है, नेचुरल ना है दूध, अगर कृत्रिम के बात कह देगा तो आप याद रखिएगा पायस के एग्जाम्पल पेंट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा पेंट भी पायस है और दूध भी पायस है। तो द्रव में द्रव, ये एक याद रखिएगा। द्रव है उसको में ठोस मिला दिए, ये द्रव है और उसको में थोड़ा सा ठोस मिला दिए तो द्रव ठोस घुल जाएगा, तो इसको बोलेंगे सॉल। जैसे कीचड़ है तो पानी में कीचड़ डाल के घोल दिए, वो चीज़ वाला। बाकी इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही था जो VVI जहाँ स्टार लगाएं, ये दोनों। उसके बाद आपको फिर समझना है, समझ के भी आप वहाँ से एग्जाम्पल से इसको छांट सकते हो।
अब जैसे कि ठोस है, ठोस में अगर गैस मिला रहे हैं तो इसको बोलते हैं फोम। फोम में आ जाएगा रबड़, रबड़ याद रखोगे। जिसे रबड़ का आप कभी देखोगे तो समान रूप से कहीं नहीं रहेगा। आप रबड़ को ऐसे खींचोगे तो कहीं पतला हो जाएगा, कहीं मोटा रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो ठोस है उसको में जो गैस का जो मिश्रण हुआ है वो समान रूप से नहीं हुआ है। अब जैसे ठोस है, ठोस में थोड़ा सा द्रव मिला दिए तो इसको में आप याद रखोगे, इसको बोलते हैं जेल। जैसे ठोस है, थोड़ा सा पानी मिला दे तो इसका टाइप कौन आएगा? जेली आ जाएगा, पनीर आ जाएगा और मक्खन आ जाएगा। देखो मक्खन, पनीर, इस समय देखते हो ना सॉलिड ज़्यादा रहता है और हल्का हल्का पानी निकलते रहता है, उस टाइप से आप ये याद रखोगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आई मुश्किल से 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ से है जो बहुत ज़्यादा पूछता है। ठोस में ठोस कहेंगे तो उसको ठोस सोल कहेंगे। जैसे कि इसको में दूधिया कांच हो गया, जैसे कि पीतल हो गया, तो ठोस में ठोस वाला है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना था। मेनली यहाँ से यही समझने वाला था। ये VVI स्लाइड था, इसको 1-2 बार देखोगे आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएगा। इसके बाद कोलाइड का हम बात करते हैं। कोलाइड का हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी। कोलाइड का प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पास मेंशन किया। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जी, बिल्कुल। कोलाइड का कण का आकार इतना छोटा होता है कि आँखों से नहीं देख सकते हैं। कितना साइज बताएं? 10⁻⁻5 से लेके सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁻7 सेंटीमीटर ये साइज पूछा हुआ है पार्टिकल का, एकदम VVI है, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। देखो फैलाएगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, इसका मतलब है कि इसको में टिंडल इफेक्ट आएगा। इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। क्या होंगे? अस्थाई हो जाएंगे ये, है ना। इसको शांत छोड़ दिएगा तो इसका भी तल पर कुछ कुछ बैठेगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं है बैठेगा, तो ये हो जाएगा अस्थाई। और वो अस्थाई क्या था? वो अस्थाई में बताए थे सबसे पहले ट्रू बिलियन। ट्रू बिलियन, अगर बिलियन भी पूछेगा तो अस्थाई ही था, ये चीज़ याद रखिएगा। इनको शांत छोड़ देने पर ये कण के तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई है। ये छानक विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये इसको पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप छानोगे, इसको छानोगे एयर से तो ये मतलब कि छन्ना विधि से, तो इसको ये आर पार हो जाएगा, नहीं छनाएगा, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज सबसे कमज़ोर है। इसके बाद हम देखें कोलाइड विलयन प्रक्षिप्त प्रवस्था अपरिक्षेपण माध्यम से बना होता है। आपको बताएं, प्रक्षिप्त हो गया विलय, इसको बोलेंगे विलय, और इसको परिक्षेपण को क्या बोलेंगे? विलायक। विलय पदार्थ की घटक या प्रक्षेपित कण, देखो प्रक्षेपित को ही विलय बोल रहा है। कोलाइडी के रूप में रहते हैं, प्रक्षेपित डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। घटक में प्रक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में उसी के अनुसार जो एग्जाम्पल में दे रखे हैं वही चीज़ आपको यहाँ समझा रखा है। अब इसके बाद हम लोग का आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम लोग को जनरली यह देखना है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो पिछले अध्याय में हम भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों को बारे में पढ़े थे। एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि परिवर्तन पदार्थ के संगठन के बिना परिवर्तन किए हुए थे, मैंने उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, फेज चेंज होगा। लेकिन रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यद्यपि जैसे बर्फ और वाष्प अलग अलग दिखते हैं लेकिन भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ जल है और जल से आपने बना दिया बर्फ, तो ये तो दोनों सेम ही है ना प्रॉपर्टी। इसका भी प्रॉपर्टी सेम है, इसका भी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस क्या हो गया? भौतिक गुण हो गया कि ये भी जल है, लेकिन रासायनिक इसका गुण क्या है? दोनों का सेम ही है, दोनों जल ही टाइप का व्यवहार करेगा। वही चीज़ यहाँ बता रखा है, उसी चीज़ को समझा रखा है आगे में, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंस यही है, मोमबत्ती का जलना। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको भी आप मान लोगे कि भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ये आप याद रखो। मोमबत्ती का जलना कैसे होगा? देखो आप इस दोनों का एग्जाम्पल कैसे है, ये चीज़ आप देखो। जैसे ये मान लिया कि मोमबत्ती है जी, ये मोमबत्ती है, आप इसको जलाए तो जलाने के बाद ये क्या हुआ? कुछ पार्ट तो ये उड़ जाएगा,
तो ये होगा कि वापस नहीं होगा। लेकिन कुछ जो है मोमबत्ती ये जलने के बाद ऐसे बच जाएगा, क्या होगा, ये बच जाएगा। तो फिर इसको हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये जो पार्ट जल गया, कुछ मान लें कि इतना जल गया, जल के ख़त्म हो गया, तो इसको बोलेंगे रासायनिक, वापस तो आएगा नहीं। लेकिन कुछ जो है जो बच गया, इसको फिर से हम छोटा सा इतना सा मोमबत्ती बना लेंगे फिर से वापस, तो इसको भौतिक हो गया और फिर रासायनिक हुआ। इसलिए दोनों ये प्रॉपर्टी रखता है। ये चीज़ आप याद रख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा यही सब था सेकंड चैप्टर में। भी आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत तरह से कोशिश किया आपको समझाने का, हर तरह का एग्जाम्पल दे के समझाया, और ख़ास करके मेनली हम लोग का टारगेट था निलंबन और कोलाइड पर। इसके बाद इस चैप्टर में आगे वही चीज़ क्या क्या आपने सीखा ये इसके बारे में दिया हुआ है। तो मिश्रण एक से अधिक पदार्थों का तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है, लेकिन यौगिक का बात करेगा तो फिक्स्ड रेशियो में मिल के बनेगा। मिश्रण को उचित विधियों द्वारा शुद्ध पृथक किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगिक, याद रखना, समांगिक मिश्रण है। एक ट्रू विलयन, वास्तविक विलयन आपको बात किए, वास्तविक विलयन का हम लोग बात एक रह गया। तो वास्तविक विलयन में आप याद रखना कि इसका जो होगा 7 सेंटीमीटर से ऊपर जो होगा साइज, से ऊपर साइज, यानी 10⁻⁷ से लेकर कह सकते हो 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक ये साइज होता है। ये वास्तविक होगा, ये अस्थाई होगा, अस्थाई होगा। याद रखना, अस्थाई मतलब क्या होगा, नीचे के जो पेंदी में क्या होता है, बैठता नहीं है, और एगो अस्थाई जो बैठ जाता है ना। एगो अस्थाई के मतलब नीचे के पेंदी में क्या होगा, ऐसे अस्थाई और अस्थाई वाला हम लोग पढ़े थे कि जो समान रूप से घुल जाए पेंदी में नहीं बैठता है, और अस्थाई मतलब जाके आपको पेंदी में नीचे में बैठ जाता है पार्टिकल्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने थे। फिर उसके बाद अगर हम कहें तो विलयन को संता उसके आयतन में उपस्थित विलयन के द्रव्यमान को आयतन कहते हैं। यही चीज़ आगे मेंशन किया हुआ, जो हम लोग पीछे पढ़े वही चीज़ के बारे में यहाँ दे रखा है। तो इसको आप खुद से भी देख सकते हो, वही चीज़ सेम है। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो भी होगा कमेंट बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अपना जो भी एफर्ट है हम लगाए हैं आपको में भी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।